हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग के इस धुआंधार सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में देखा होगा, ऑल डिफेंस लेवल एग्ज़ाम रीजनिंग। हाँ दोस्तों, ये सही है। ऑल डिफेंस लेवल एग्ज़ाम रीजनिंग अर्थात एसएससी, जीडी, बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ, एचसीएम, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए रीजनिंग का ये सीरीज़ रामबाण साबित होगा, जहां मैं बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करता हूं। तो चलिए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से पक्षी और पंख का संबंध है उसी प्रकार से मछली और किसके बीच में संबंध होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसमें से कोरिलेट कीजिएगा पक्षी को पंख से, कि जिस प्रकार से पक्षी को उड़ने के लिए पंख की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से मछली को जल में तैरने के लिए मीन पंख की ज़रूरत होती है। कौन सी पंख की? मीन पंख की ज़रूरत होती है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी सिलसिले की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? क्या है? 6, 7, 21, 22, 66, 22, उसके बाद है 201। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास करने का मतलब होना चाहिए कि आप उन सारी क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें जिस पे आपका कमांड थोड़ा कम है, और आप उन सारे क्लासों को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें जहाँ पे आपको कुछ नई नई पैटर्न सिखाई जाती हो, नई चीज़ें सिखाई जाती हो। रिपीटेड फॉर्म की चीज़ें तो हर कोई सिखा जाता है, जो आपको भी मज़ा आता है। देखिए, आप बनाइए अब इस सीरीज़ को। क्या है? 6, 7, 21, फिर उसके 22, 66, फिर है डैश, फिर है 201। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा मेरे भाई, आप इसका डिफरेंस लीजिएगा। सीरीज का कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसका डिफरेंस चेक कीजिएगा। देखिए, 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 7 और 21 के बीच में 14 का, फिर 21 और 22 के बीच में 1 का। चल ठीक है, 1, 14 और 1 के बीच का डिफरेंस आ गया, लेकिन 22 और 66 के बीच में तो ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है, तो ये तो गया, तो डिफरेंस अब नहीं होने वाला है। अब हम इसमें क्या देखेंगे? अच्छा देखिए, अगर हमें लिख रहा है, हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो 21 है 7 का मल्टीपल है, 66 22 का मल्टीपल है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से 7 बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, और 7 से 21 के लिए गुना 3 करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, 21 से 22 के लिए 1 हमें जोड़ना पड़ेगा, और 22 से 66 में पहुंचने के लिए 22 तिया 66 अर्थात हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि सबसे पहले एक स्टेप में 1 जोड़ा जा रहा है और उसके अगले स्टेप में 3 से गुना किया जा रहा है। अब यहाँ पे तो गुना हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा? तो 1 जोड़ेंगे तो 66 और ये कितना होता है? 67। 67 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और बस आप मेरा इस सेशन में बने रहें, इस पूरे रीजनिंग के सेशन में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है श्रृंखला से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अगर रीजनिंग की जहाँ सीरीज़ होती है, जहाँ ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछी जाती है, वहाँ पे कम से कम 2 क्वेश्चन श्रृंखला की ज़रूर पूछी जाती है। तो देखिए क्या है, 3 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 13 है, फिर है मेरे भाई 21, और फिर है 31। फिर पूछ रहा है कि इसके बाद क्या आएगा। आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसका डिफरेंस लीजिएगा। 3 और 7 के बीच में 4 का, 7 और 6 13 के बीच में 6 का, 13 और 21 के बीच में 13 7 21 8 का, फिर 21 और 31 के बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है? तो 10 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हुआ 4 का, फिर 6 का, फिर हुआ यहाँ पे 8 का, फिर 10 का, अर्थात 2 लगातार संख्याओं का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। फिर 31 के बाद कितना का डिफरेंस होगा? 12 का। तो 31 और 12 कितना हो गया? 43। 43 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। जब मैं इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एक और जो इसका पैटर्न है उससे मुझे भी बताना ज़रूर चाहिए। देखिए इसका क्या एक तो पैटर्न है, मैं इसे मिटाता हूँ पहले। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले डिफरेंस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? बिना डिफरेंस का चेक किए हुए और दूसरा कोई मेथड को अप्लाई नहीं कीजिएगा प्लीज़। देख लीजिए, जो 3 है मेरे भाई, हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल।
7 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। 13 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 लिख सकते हैं। 21 को 5 का स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। 31 को 6 का स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पहले किए -1, फिर -2, -3, -4, -5, और यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, 6। अगर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे और 5 के बाद 6 माइनस कर देंगे तो 49 - 6 = 43। ए बी पैटर्न से आपका आंसर वही आने वाला है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मन करे तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। मैं ऐसे क्वेश्चनों को आपको स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ साथ मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताने का काम करूँगा। देखिए एफ है, किस तरह से दिया गया है, पहले ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मिरर लगाया गया है और इस भाग को पेंट कर दिया गया है। मैं पहले इसका आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो मिरर लगा हुआ है तो जो पार्ट मिरर की ओर है उस पार्ट को हमें मिरर की ओर करना है। देखिए ये वाला जो लाइन है मेरे भाई, ये वाला मिरर की ओर झुका हुआ है, तो ये वाला लाइन मिरर की ओर झुका देंगे। ये वाला लाइन जो है देखिए सीधा वाला लाइन, एफ वाला में जो सीधा वाला लाइन ये मिरर से दूर भागता हुआ है तो हम इसे मिरर से दूर भगा देंगे। आप ऐसे देखते ही आप उठा ले जाइएगा आकृति नंबर बी को, और आकृति नंबर बी को रखा गया है ऑप्शन नंबर सी में। और दोस्तों जो अब यहाँ पे देखिए जो एक लाइन ऐसे करके बच गया वो किधर है, तो ऐनक की ओर है, तो हम इसे ऐनक की ओर कर देंगे, ऐनक अर्थात दर्पण की ओर कर देंगे। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा आकृति में दिख रहा है, आकृति नंबर बी में, और आकृति नंबर बी को ऑप्शन नंबर सी में रखा गया। अब इसका स्मार्ट सॉल्यूशन देखिए, जहां स्मार्ट सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ नज़रों से खेलना है, दिमाग से खेलना है, उसमें पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए एफ जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप उसका एफ का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। सबसे पहले हम झाँकेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एफ का प्रतिबिंब ऐसा दिया गया है, तो क्या एफ का प्रतिबिंब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब इसको टेढ़ा करेंगे तो टेढ़ा से होकर इधर जाएगा, लेकिन ए ऐसे करके ऐसे तो नहीं आ जाएगा क्योंकि मिरर लगा हुआ इसे। ऑप्शन नंबर ए गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी तो खैर आंसर ही है। ऑप्शन नंबर सी आप देख लीजिए, अगर ए वाला डायरेक्शन अगर ऐसे करके है तो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ना कि इसका डायरेक्शन ऐसे करके पलटा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी को क्या किया है मेरे भाई, जो ए वाला ऐसे करके है उसे सीधा सीधी ऐसे कर दिया गया है, जबकि कोई भी लाइन सीधा आपको नहीं दिख रहा है, लाइन टेढ़ा है। तो आकृति नंबर डी भी गया, तो मेरा जो बच गया आकृति नंबर बी, वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अबर प्रतिबिंब, अबर ये दर्पण कहाँ लगा दिया गया मेरे भाई, नीचे लगा दिया गया है। तो अगर दर्पण अगर नीचे लगा दिया गया है, तो अगर कोई चीज़ अगर ऐसे है, आप इसे देखिएगा ध्यान से, अगर कोई चीज़ अगर ऐसे है, मान के चलिए ये जो नीचे जो दर्पण लगा होता है मेरे भाई, आप उसे मान सकते हैं जल प्रतिबिंब भी। जैसे अगर आप कहीं तालाब वगैरह के किनारे गए होंगे, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक तालाब है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपका पैर यहाँ दिखेगा और आपका जो पूरा माथा और शरीर जो है आपको इधर दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे अगर ए वाला ऐसे करके को खड़ा है, ठीक है, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जो इसका बॉटम पार्ट यहाँ पे है, देखिए इसका जो पेन का नीब है मेरे भाई ये यहाँ है, तो इसे ऐसे करके पलट जाएगा तो आपको यहाँ दिखेगा। अर्थात जो पार्ट नीचे था, ये वाला ये वाला जो नीब था ये था नीचे, लेकिन इसका जो जल प्रतिबिंब बनेगा ये वाला, इसमें सबसे पहले नीब आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो आ जाएगा नीचे। अब क्वेश्चन में क्या है कि टॉल को क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ टी ऐसे करके, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ऊपर वाला पार्ट है आ जाएगा नीचे, और जो नीचे वाला पार्ट है आ जाएगा ऊपर। आप देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ओनली और ओनली आकृति नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट छोड़ो, नेक्स्ट हटाओ, कोई मतलब नहीं, एक चीज़ हमें देखना है, इसी को हम स्मार्ट सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
बस ऐसे हमको दिख रहा है आकृति नंबर ए में, और आकृति नंबर ए को ऑप्शन नंबर ए में ही रखा गया है, तो इसका ये ए नंबर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है मेरे भाई कि उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं। आप इसे देख लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि कैसे इसे निकाला जाता है। ठीक है, 1 2 3 1 2, इसमें नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम 1 2 3 4, फिर 1 2 3। आप क्या कीजिएगा, आप इन दोनों नंबरों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइएगा, इस 4 को 3 से, ठीक है, फिर इस 3 को 2 से, और इस 2 को 1 से कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 12 6 18 और 2 20 हो जाएगा। इसका आंसर 20 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में आप रखिएगा कि इसका क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, अन्यथा आप इसमें काउंट करते रह जाइएगा और निकलेगा ही नहीं। आयत को काउंट करने की अलग चीज़ें होती है, अलग फार्मूला इसकी होती है। इन सारे नंबरों को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 1 10, 10 जैसे अगर यहाँ पे होगी कितना 10, और यह 3 2 5 और 1 6। अगर पूछेगा कि कुल आयत कितना है, तो हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 6 = 60। ठीक है, जब नेक्स्ट मैं लाऊंगा सेशन तो मैं आयत से संबंधित क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को, तो समय 21 बजे होता है, तो घंटे की सुई कौन सा अक्षर पर होगा। देख लीजिए, अगर a घड़ी है, अगर a घड़ी है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। अगर a घड़ी है, यहाँ पे कितना बजती है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, इसके बीच में 1 2 4 5 7 8 10 11, और बीच में सुई इसकी होती है घंटे की, मिनट की और सेकंड की भी होती है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि हम 1 को m द्वारा, यदि हम 1 को m द्वारा और 2 को n द्वारा, अगर 1 को लिखेंगे हम n और 2 को लिखेंगे n, तो 3 को क्या लिखेंगे m n o लिखेंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा p q r s t u v w x हो गया, है ना। अब बोल रहे हैं कि जब 21 बजे, अब 21 बजे का मतलब कितना होता है, ये तो ये 24 घंटे वाली क्लॉक है भाई। अब अगर 21 को निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 21 को हम सिर्फ और सिर्फ बस 12 में माइनस कर देंगे, तो 21 में से 12 चलिए कितना बच गया 9, अर्थात 9 बजे। क्या आपको दिख रहा है कौन सा अक्षर है, तो U, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसे मिटाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस अब सेशन में बने रहें, बहुत धमाकेदार मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको सब कुछ रिवीजन करा देगी। देखिए घड़ी से ही संबंधित है कि जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। देख लीजिए, अगर ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 3 6 9 बज रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर 5 बजेगा तो कहाँ हो जाएगा 3 4 1, देखिए यहाँ पे बजेगा 5:49 हो रहा है, मतलब मिनट की सुई लगभग यहाँ होगी और घंटे की सुई लगभग यहाँ पे होगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से छोटे कोणों का माप क्या होगा। आप इसका फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। इसका दोस्तों फार्मूला होता है 30h - 11/2 × m। इसका कोण निकालने का फार्मूला होता है, आप इसे रट लीजिएगा। एग्जाम में कई बार आता है, तो ऐसे कई सारे जो साथी हैं जो नहीं बना पाते हैं, उन्हें एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय हो जाने के बाद वे लोग भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं। देखिए 30h को 30 और h को गुना करेंगे, h मतलब घंटा, घंटा में कितना बज रहा है 5 और ये मिनट हो रहा है 49, तो इंटू कर देंगे 5 - 11/2 और m मतलब मिनट, मिनट कितना हो रहा है 49 हो रहा है।
देख लीजिए 30 बचे 150 हो गया। और यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे 49 को 11 से तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 दे हैं 490 और 49 539, और 539 को भाग दे देंगे हम 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 नौ 18, 2 पचे 10, अर्थात 150 में से 269। आप बोलेंगे सर तो इसका आंसर तो माइनस में आ रहा है। आपको माइनस में नहीं लेना है मेरे भाई, आप इस 269 को 269.5 में से 150 को माइनस कर दीजिए। 5 के 5 आ जाएगा, 9 का 9, 6 में से 5 तो 1, 2 में से 1 तो 1, तो 119.5 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ट्रिक है, और ट्रिक होती है, इसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसे आज ज़रूर रखिएगा। 30h - 11/2 इंटू एम, जहाँ पे h डिनोट करता है घंटी को और m मतलब मिनट, अर्थात मिनट को डिनोट करता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, एक घड़ी का कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देख लीजिए, अगर 15 फरवरी 2018 को क्या था मेरे भाई, गुरुवार था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुरुवार था। तो बोल रहा है कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देख लीजिए, 18 अप्रैल 2019 15 फरवरी 2019 से बड़ा ही है। हम पहले निकालेंगे 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। देख लीजिए, पूरा पक्का पक्की एक साल हो रहा है। 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 पक्का पक्की एक साल हो रहा है। क्या इसके बीच में कोई लीप ईयर है क्या? नहीं है। 18 भी एक जनरल ईयर है और 19 भी एक जनरल ईयर है। अगर जनरल ईयर रहेगा तो एक साल के बाद एक दिन बढ़ेगा। जैसे अगर 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 15 फरवरी 2019 को शुक्रवार होगा। ठीक है, गुरुवार का मतलब होता है बृहस्पतिवार और शुक्रवार होगा। इसमें मतलब एक दिन बढ़ेगा कोई जनरल ईयर में, तो एक दिन बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा। अब मैंने तो 15 फरवरी 2019 तक का निकाल लिया। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, 15 फरवरी से 18 अप्रैल के बीच में अब मुझे निकालना आसान हो गया। हम सबसे पहले पूरा फरवरी को जोड़ देते हैं। देखिए, जब महीना साल है 2019 का तो साल होगा जनरल होगा, अर्थात ये लीप ईयर का साल नहीं होने वाला। तो अब इसमें कितने दिन बच गए? 28वां महीना होगा फरवरी में। अब अगर ये फरवरी में 15 दिन का मैंने निकाल लिया है, अब फरवरी में कितने दिन बच गए? 13 दिन बच गए, है ना फरवरी। अब देखिए, मार्च में होता है पूरा 31वां महीना, यहाँ पे लिखेंगे 31। उसके बाद पूरा के पूरा हमें अप्रैल नहीं लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 18 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो हम 18 अप्रैल तक लेंगे और पूरे को भाग दे देंगे 7 से। अगर आपने मैथ को सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसे कैसे निकालिएगा। देखिए, अगर 7 को भाग देंगे 13 से तो इसका शेषफल आएगा -1। अगर 7 को 31 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 3 आ जाएगा +3। 7 को 18 से भाग देंगे, 18 को 7 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा +4। अब कितना हो गया? 4 3 7, 7 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 6 इसका शेषफल आएगा। आप इसे जोड़कर भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम जोड़ देंगे, शुक्रवार से 6 दिन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा भाई? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का मतलब फिर से गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथी कि आपको ये ठीक लगा होगा और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ये रीजनिंग का ऐसा सीरीज है जहाँ मैं बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करता हूँ। और एग्ज़ाम कोई भी हो, ऑल डिफेंस लेवल, SSC GD हो, SSB ट्रेड्समैन हो, BSF ट्रेड्समैन हो, CISF हो, ठीक है, कोई भी हो, असम राइफल्स हो,
आप उन सारे एग्ज़ामों के लिए आप जो आपका ये रीजनिंग का सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप इस क्लास को करिए, आप फिर आप उसके बाद टेक्स्ट बुक में जाकर या तो किसी भी ऑफलाइन में जाकर कोई भी ऑफलाइन सेट में जाकर आप सेट लगाने का प्रयास कीजिए। अगर आपका नंबर इम्प्रूव नहीं हुआ उसके बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो बस मेरा चैनल दोस्तों नया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं अच्छा है गलत है, और जो भी रियलिटी है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।